वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं सुख कुमार यूपीएससी के इस फाउंडर बैच में आपका स्वागत करता हूं। तो हम बात कर रहे थे और कुछ टेक्निकल समस्या के कारण एक विघ्न आ गया था। हम बात कर रहे थे क्रांतियों के विषय में, ठीक है। और बीच में ही लेक्चर आपका ड्रॉप हो गया था। तो हमने बात करी थी कि यदि आप सुनार की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ नग खरीदेंगे और क्या खरीदेंगे, चांदी खरीदेंगे, सोना खरीदेंगे। और चांदी और सोना और नग को सबको किस में पिरो देंगे, काले धागे में पिरो देंगे। आप किसमें, काले धागे में और लाल धागे में, ठीक है। और उसको जो उसका प्रचार करते हैं सोने चांदी का, तो कौन करते हैं, मॉडल करते हैं। और कैसे होते हैं मॉडल, गुलाबी चेहरे के, वो ऐसे कुछ होंगे, ठीक है, वो ऐसे कुछ होंगे। और क्या है, वो चेहरा कैसा होगा, गुलाबी चेहरा होगा। और नैन नक्श भी क्या होंगे, उनके आकर्षक होंगे, स्वीट होंगे। कलर कैसा होगा, भूरे होगा। लेकिन साउथ में मोटी मोटी चैन पहने हुए धांसू लोग भी मिलते हैं आपको। तो इस प्रकार से हमने आपको ये बताया था। तो न से होगा नीली क्रांति, न से होगा नीली क्रांति, जैसे गोल क्रांति, रजत क्रांति, सुनहरी क्रांति। यहाँ रजत क्रांति से मतलब आपका चांदी से नहीं है, सुनहरी क्रांति मतलब सोने से नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फसल से संबंधित, ठीक है। तो क्या है सुनहरी क्रांति, क्या है रजत क्रांति, क्या है कृष्ण क्रांति, काले से हुआ कृष्ण क्रांति, क्या है लाल क्रांति, क्या है गुलाबी क्रांति, क्या है स्वीट क्रांति, क्या है भूरी क्रांति, और क्या है धांसू से धूसर क्रांति। आइए जानते हैं इसके विषय में। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था नीली क्रांति का मतलब, नीली क्रांति का मतलब है मत्स्य क्रांति से, मछली के अधिक से अधिक उत्पादन से। और पूरे संसार की यदि हम बात करेंगे, पूरे संसार में सबसे ज़्यादा जो खाद्य पदार्थों के रूप में, सब्जी वगैरह के रूप में यूज होता है, वो मछली होती है, ठीक है। संसार का पेट कौन सी भरती है, मछली भरती है, ठीक है। ये सब्जी से नहीं भरा जाता ज़्यादा पेट। तो क्या होता है, संसार में सबसे ज़्यादा मछली खाद्य पदार्थ के रूप में यूज होती है। तो मत्स्य क्रांति, मत्स्य उत्पादन के संबंध में। गोल क्रांति, गोल क्रांति का मतलब होता है आलू से। कहते हैं संसार में आलू और सरदार हर जगह मिल जाता है। तो गोल क्रांति का मतलब है आलू के अधिक से अधिक उत्पादन के से। रजत क्रांति, यदि रजत क्रांति की बात करेंगे तो अंडा उत्पादन से, अंडा उत्पादन से इसका मतलब निकाला जाता है। कृष्ण क्रांति की यदि हम बात करें तो कृष्ण क्रांति का मतलब है काला, ठीक है। और इसका पेट्रोलियम उत्पादन से। अब पेट्रोलियम क्या है, आपका पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, ये सभी। लाल क्रांति, लाल क्रांति से मतलब है मांस के अधिक से अधिक उत्पादन से, मुर्गा, बकरा, ठीक है, और भी अन्य पशु, भैंस आदि, ठीक है। प्लस टमाटर को भी इसी में इंक्लूड किया गया है। गुलाबी क्रांति से मतलब है प्याज गुलाबी रंग की होती है ना, प्याज और झींगा मछली दोनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। स्वीट क्रांति से यदि हम बात करेंगे तो शहद के अधिकाधिक उत्पादन से। गोल्डन क्रांति से यदि हम बात करेंगे तो सन की खाट किस रंग की होती है, सुनहरे रंग की। तो सन जिस चीज़ से बनता है उसको बोलते हैं जूट, इसका दूसरा नाम सनाई भी है। मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा इस फसल को अच्छी तरीके से। सिल्वर क्रांति का मतलब कपास से है, किससे है, कपास से है। और धूसर क्रांति का मतलब मसालों के अधिकाधिक उत्पादन से है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर आपका क्या हो गया था, स्टॉप कर दिया था हमने, लेकिन टेक्निकल समस्या के कारण आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो आपने ये या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ साथ में इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है। पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। अब हम बात करेंगे आज के अध्याय की। तो लेसन 4 चल रहा है, भारत की फसलें, और ये पार्ट 4 लेकर आए हैं आपके लिए। आज ही लेक्चर गया था लेकिन लेक्चर छोटा बना था, इसलिए दूसरा लेक्चर शूट कर रहे हैं आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डालेंगे भारत की फसलें, लेक्चर 4। इसका ये पार्ट भी क्या है, ये 4 है। तो टॉपिक डालेंगे आपका भारत की प्रमुख, टॉपिक डालेंगे आज का भारत की प्रमुख खाद्यान्नसी फसलें, भारत की प्रमुख खाद्यान्नसी फसलें, खाद्यान्नसी
फसलें। अब देखिए, भारत में विभिन्न विभिन्न जाति के, विभिन्न विभिन्न संप्रदाय के, विभिन्न विभिन्न धर्मों को मानने वाले, विभिन्न पदार्थों को खाने वाले, अलग अलग मिट्टी में रहने वाले लोग रहते हैं। संपूर्ण भारत को उत्तर से दक्षिण के क्रम में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो भारत में जलवायु, मृदा और वर्षा की भी असमानता पाई जाती है। तो भारत में जगह जगह पर क्या है, अलग प्रकार की खाद्य सामग्री यूज होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है, गेहूं ज़्यादा खाया जाता है। तो बंगाल में क्या है, बंगाल में चावल ज़्यादा खाया जाता है। तो खाद्यान्न की दृष्टि से देखें तो तीन प्रकार के खाद्य पदार्थों में भारत को देखा जा सकता है। तो इस बात को नोट कर लेंगे आप। भारत की खाद्यांशी भारत की खाद्यांशी फसलों को यहाँ की संस्कृति, धर्म, भौतिक संरचना, जलवायु, मृदा, वर्षा में असमानता की विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों को देखा जा सकता है, जिन्हें निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है डैश। नंबर 1, प्रमुख खाद्यांशी फसलें, ठीक है। इसमें लेंगे आप गेहूं, चावल, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मंडुआ है, ठीक है। ये फसलें हैं। यदि हम दूसरा है मोटे अनाज, मोटे खाद्यान्न, तो मोटे खाद्यान्न में क्या देखेंगे, आपका मक्का है, ज्वार है, ज्वार, बाजरा, ठीक है। मक्का है, ज्वार है, बाजरा है। और ये मंडुआ जो है, ये मंडुआ दोनों में आता है, ये मोटे में आता है, ये दोनों में आता है। और इसमें लिख लेंगे एक साथ साथ में जौ और है, यहाँ पर जौ। तीसरा आपका है कौन सा, लघु अनाज, ठीक है। तो लघु अनाज में है आपका कोदो है, कुकुन है, चना है, मसूर है,
चना। अब आप कह रहे होंगे सर ये कोकून क्या होता है? अरे आपके क्षेत्र में आपकी चीज़ें हैं, जैसे चना है, ठीक है, मसूर है। अन्य क्षेत्रों में क्या है? ये कोकून है। तो सरसों है, सरसों, इसे आप लघु अनाज के अंतर्गत रखोगे, आदि। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फसल चक्रण। अगला टॉपिक नोट करेंगे, फसल चक्रण। फसल चक्रण, देखिए फसल चक्रण क्या है? फसलों को चक्रीय क्रम में बोना। यदि सपोज करो आप एक ही एक बोते रहेंगे तो जमीन से जो पोषक तत्व किसको चाहिए? एक को चाहिए, वो क्या है? वो सारा चूस लेगी। और यदि आप गेहूं गेहूं बोएंगे तो जो जमीन से गेहूं के लिए चाहिए उसकी क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। तो भूमि क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। यदि आप चक्रीय क्रम में फसलों को बोएंगे तो उससे क्या होगा? अब जैसे सपोज करो ईख है, आप उसके बीच में क्या है? ईख के बीच में उड़द भी बो देते हैं, तो वो क्या है? अन्य खरपतवार भी नहीं होने के। तो फसलों को यदि चक्रीय क्रम में बोएंगे तो उसे उससे क्या होगा? उसमें निराई गुड़ाई की, उसमें मतलब ये मान लीजिए उसकी उर्वरता में क्या होगी? उसकी उर्वरता में वृद्धि हो जाएगी। तो आइए इसी बात को लिख लेते हैं। किसी निश्चित किसी निश्चित किसी निश्चित अवधि किसी निश्चित अवधि में फसलों की बुआई, किसी निश्चित अवधि में फसलों की बुआई, किसी निश्चित अवधि में फसलों की बुआई में परिवर्तन, फसलों की बुआई में परिवर्तन करके चक्रीय क्रम में फसलों को बोना, फसलों को बोना फसल चक्रण, फसल चक्रण या शस्य क्रम कहलाता है, या शस्य क्रम कहलाता है, शस्य क्रम कहलाता है। ठीक है। जैसे किसी क्षेत्र में अधिक जड़ वाली फसलों को बोने के पश्चात कम जड़ वाली फसलों को बोना, कम जड़ वाली फसलों को बोना। ठीक है, कम जड़ वाली फसलों को बोना, अथवा दलहन फसलों के पश्चात तिलहन फसलों की बुआई, तिलहन फसलों की बुआई। तिलहन फसलों की बुआई। मोटे अनाज के पश्चात मोटे अनाज के पश्चात लघु अनाज
की बुआई, लघु अनाज की बुआई। लिखेंगे नोट। फसल चक्रण से मृदा की उर्वरता फसल चक्रण से मृदा की उर्वरता बनी रहती है। मृदा की उर्वरता बनी रहती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फसल चक्रण से खेतों में अत्यधिक निराई गुड़ाई, उर्वरकों का अधिक प्रयोग, ठीक है। कीटनाशकों का छिड़काव, व खरपतवारनाशी का कम प्रयोग करना होता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम मुख्य फसलों की। तो भी डालेंगे मुख्य फसलें, ठीक है। मुख्य फसलों के विषय में स्टार्ट करते हैं आपके नाश्ते से लेके कपड़ों तक की बात, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम आपके नाश्ते की। नाश्ते में हम कौन कौन सी फसलें ले रहे हैं? चाय की बात करेंगे, कॉफ़ी की बात करेंगे और आपके एक पेय पदार्थ नारियल की बात करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ बात करेंगे हम कपड़ों की से संबंधित। आपके कपड़े किस चीज़ के बनते हैं? रेशम की बात करेंगे, ठीक है। कपास की बात करेंगे, जूट की बात करेंगे, ठीक है। जूट की बात करेंगे, तंबाकू की बात करेंगे, रबर की बात करेंगे, रबर। तो ये सब क्या है? ये सब बागानी फसलें हैं। तो मुख्य बागानी फसलों के टॉपिक डाल लीजिए, मुख्य बागानी फसलें, ठीक है। तो बात करते हैं हम कॉफ़ी की, ठीक है। बात करते हैं नए ज़माने के इस पेड़ की, आपके नए ज़माने के इस पेड़ की, जिसको बोल रहे हैं कॉफ़ी। क्या बोल रहे हैं? कॉफ़ी का पेड़। जो आपका कॉफ़ी का पेड़ है, ठीक है, जो आपका कॉफ़ी का पेड़ है, ये कॉफ़ी का पेड़ जो है, कॉफ़ी पर जो बीज लगते हैं, इन बीजों को क्या कर जाता है? इन बीजों को सुखाकर, जो कॉफ़ी पर बीज लगते हैं, इन बीजों को सुखाकर, ठीक है, सुखाकर पाउडर के रूप में बना दिया जाता है और आपके लिए बन जाती है गर्मा गर्म कॉफ़ी। तो कॉफ़ी की जो स्टार्टिंग है, ये आपका क्या है? ये आपका है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप,
ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, ये आपका क्या है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और ये आपका है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, ये क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। तो यहाँ पर पड़ता है क्या, ये आपका अबिसीनिया पठार, क्या पड़ता है, अबिसीनिया पठार। तो यदि कॉफ़ी के वर्तमान के विषय में हम बात करेंगे और साथ साथ में आपके भारत को भी क्लियर कर देते हैं। ये आपका भारत का क्षेत्र, ये पूरा यूरोप और एशिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया और यहाँ अंटार्कटिका जहाँ मनुष्य नहीं रहता है, ठीक है। तो इसके विषय में बात करेंगे। बात करते हैं स्टार्टिंग कहाँ से हुई। कॉफ़ी का ये पेड़ सबसे पहले ये पेड़ यहाँ पर उगा, ठीक है, अबिसीनिया के पठार पर, और इस पर ये हम लगा देते हैं कॉफ़ी के बीज, जो कॉफ़ी के बीज लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस खेती को कर रहे थे वो निम्न स्तर पर कौन कर रहे थे, यहाँ पर ये व्यक्ति, अरे अफ्रीका में अफ्रीका के ही व्यक्ति करेंगे, और क्या आप जाओगे करने के लिए। तो इन व्यक्ति, अब इसकी जो क्लाइमेटोलॉजी है, सबसे ज़्यादा क्लाइमेटोलॉजी पाई जाती है ब्राज़ील में। कहाँ पाई जाती है, ब्राज़ील में। तो यहाँ से, और भारत में भी हम बात करेंगे, भारत में जो पाई जाती है अरेबिका, कौन सी है, अरेबिका, ठीक है। भारत में जो क्वालिटी पाई जाती है वो अरेबिका पाई जाती है। इसके विषय में बात करेंगे, अभी भारत के विषय में बात करेंगे। लेकिन यहाँ से सबसे पहले इन मजदूरों को लाया गया, और इन मजदूरों से यहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन जो होता है वो ब्राज़ील में होता है। तो इन मजदूरों को जब लाया गया, यहाँ पर इनको फजेंडा, याद रखना क्वेश्चन आ चुका है, फजेंडा, इनको फजेंडा कहा गया, ठीक है, इनको क्या कहा गया, फजेंडा कहा गया। तो सबसे पहले इसको बोलते हैं अबिसीनिया का पठार। ये क्या है, अबिसीनिया, ये आपका अबिसीनिया का पठार है, अफ्रीका में पठार है, ठीक है। और ये आपका युगांडा, ठीक है, ये युगांडा और इथियोपिया, आपका इथियोपिया के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉफ़ी के पेड़ की स्टार्टिंग है। चित्र बनाना चाहें तो आप चित्र 20 का बना लीजिए जल्दी से। तो आओ इन बातों को लिपिबद्ध कर लेते हैं। कॉफ़ी का सर्वप्रथम उत्पादन या मूल स्थान अफ्रीका में अबिसीनिया के पठार पर इथियोपिया व युगांडा क्षेत्र, युगांडा को एड्स की राजधानी भी कहते हैं, इथियोपिया व युगांडा क्षेत्र को कहा जाता है, युगांडा क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। तो साथ साथ नोट्स करते हुए चलेंगे। यहाँ से इस कृषि में लगे मजदूरों को ब्राज़ील ले जाया गया, जहां पर इन्हें फजेंडा कहा जाता है, जो कॉफ़ी के स्पेशलिस्ट हैं कहा जाता है, जहाँ पर इन्हें
फजेंडा कहा जाता है। बात करते हैं आपके भारत की। तो भारत में कॉफ़ी का सर्वप्रथम उत्पादन कॉफ़ी का सर्वप्रथम उत्पादन भारत में कॉफ़ी का सर्वप्रथम उत्पादन कर्नाटक के चिकमंगलूर कर्नाटक के चिकमंगलूर क्षेत्र में किया जाता है। कर्नाटक के चिकमंगलूर क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ की दो प्रमुख किस्में अरेबिका व रोबोस्टा अपने स्वाद के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। नोट करके लिखेंगे, भारत में संपूर्ण विश्व की कुल कॉफी का 2 से 4% उत्पादन होता है। ठीक है, 2 से 4% उत्पादन होता है। तो बात करते हैं भारत में किन किन क्षेत्रों में होता है। ठीक है, और इसके लिए क्या क्या क्लाइमेटोलॉजी चाहिए, क्या क्या जलवायु चाहिए। तो नोट करेंगे, कॉफ़ी के लिए जलवायु। ठीक है, कॉफ़ी के लिए जलवायु। देखिए, कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण जलवायु का झाड़ीनुमा जैसा बेर होता है ना, बेर का पेड़, झाड़ीनुमा पौधा है। इसके बीजों को सुखाकर पाउडर की शक्ल में संवर्धन करके कॉफ़ी तैयार की जाती है। लेकिन इसके लिए 16 से 18 डिग्री तापमान
व 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा की आवश्यकता होती है। बात करेंगे भारत में ये कहाँ कहाँ है। एक हल्का सा डायग्राम बना लेंगे भारत का, टॉपिक डालेंगे भारत में कॉफ़ी के शीर्ष उत्पादक राज्य जहाँ जहाँ कॉफ़ी होती है। तो नक्शे में आप इसको बनाएंगे 1 2 3। मैपिंग के द्वारा आप पढ़ेंगे तो चीज़ों को कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे। तो ये क्षेत्र क्या है आपका, ये कर्नाटक का क्षेत्र है। तो एक तो यहाँ पर, ठीक है, ये कर्नाटक का क्षेत्र, कर्नाटक क्षेत्र में ये फर्स्ट नंबर पर है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी यहीं पे होती है। सेकंड इसी के नीचे क्या है, केरल का क्षेत्र है। तो दोनों आसान होंगी, फर्स्ट और सेकंड। और यदि बात करें थर्ड की, तो इसके जस्ट नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है, अलग कलर से ले लेते हैं। ये क्या है आपका, तमिलनाडु। ये क्या है, तमिलनाडु का क्षेत्र है। और इसके बाद इसके ऊपर वाला क्षेत्र, ये ऊपर वाला जो आता है, ये बात करते हैं, इस ब्लैक पेन से ले लेते हैं। ये है आपका आंध्रा का क्षेत्र। तो ये तीसरा नंबर हो गया तमिलनाडु। ये आंध्रा का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, ये चौथे नंबर पर हो गया आपका, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर कर्नाटक, उसके नीचे केरल, सेकंड नंबर पे उसके नीचे तमिलनाडु, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु से ऊपर चलेंगे आपका आंध्र का क्षेत्र आ जाएगा, क्या है, फोर्थ नंबर पे। तो ये रहे आपके कॉफ़ी से संबंधित क्षेत्र। और देखो इन क्षेत्रों को है ना, आप आज के आज ही रिवीजन कर लेना। यदि कॉफ़ी की कभी बात करेगा तो हमेशा नीचे की तरफ ही जाएंगे, ठीक है, कॉफ़ी। अब बात करते हैं हम चाय के विषय में। अगली फसल का आप टॉपिक डाल लीजिए चाय, ठीक है, चाय। देखो संपूर्ण विश्व की दृष्टि से यदि देखा जाए, चाय कहाँ है, जो चीन है, भारत का पड़ोसी है, हरामी पड़ोसी है। तो चीन का पड़ता है यमुना पठार। ये भारत का जो मैपिंग है, तो इसमें जब ये आपका ऊपर की तरफ, ये क्षेत्र किसका है, चीन का क्षेत्र है। और भारत में जब अंग्रेजों का अधिकार था, तो भारत में जब इसका व्यापारिक एक अधिकार समाप्त हो गया, तो फिर भी ये कंडीशन रखी गई कि भारत में तो अन्य कंपनी व्यापार कर सकती हैं, लेकिन चीन के साथ चाय का जो व्यापार रहेगा, उस पर क्या है, उस पर केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का ही क्या है, प्रभुत्व स्थापित रहेगा, ठीक है। तो चीन में पड़ता है यमुना पठार। चीन में क्या पड़ता है, यमुना पठार। तो चीन के यमुना पठार से चाय के पौधे को माना जाता है। और कॉफ़ी की तरह ये भी क्या है, ये भी सीढ़ी नुमा, यानी कि इसको भी ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती, सीढ़ी नुमा। इसमें क्या आता है, खेत को बनाया जाता है। आपने सुना होगा आसाम के चाय के बागान। तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय होती है कहाँ, वो आसाम क्षेत्र में होती है, ठीक है। और यदि पूरे संसार की बात करेंगे तो कहाँ, चीन में, ठीक है। ये आसाम क्षेत्र तो हमने बनाया ही नहीं है। बात करते हैं, तो करते हैं इसको भी नोट। सर्वप्रथम चाय के पौधे का मूल स्थान
चीन के यमुना पठार को माना जाता है। ठीक है, चीन के यमुना पठार को माना जाता है। चीन के द्वारा चीन से आए हुए यात्रियों की रचनाओं में भी चाय का जिक्र है। जैसे फाहियान, चीनी यात्री कौन है? फाहियान, हुएनसांग। बाकी इनके विषय में हम पढ़ेंगे इतिहास में। ठीक है, हुएनसांग। ठीक है, पेज बदल लेते हैं। पॉइंट बनाएंगे। चाय के लिए जलवायु, तो चाय के लिए भी क्या है, जो टेम्परेचर है वो कितना है? 20 से 25 डिग्री। और जो वर्षा है, वर्षा क्या है? 150 से आपको 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ मिट्टी की यदि बात करेंगे तो ढलान युक्त लेटराइट मृदा। ठीक है, ये इसकी आवश्यकता होती है, ढलान युक्त लेटराइट मृदा। नोट करेंगे, पूर्वी राज्यों में सीढ़ी नुमा खेतों का निर्माण करके वृहद पैमाने पर चाय की खेती की जाती है। अब ये तो आपको पता ही होगा कि पूर्वी क्षेत्र कौन कौन से हैं, क्या भूल गए हैं? अरे 7 सिस्टर, ये आपका जो है, ये आपका सिक्किम का क्षेत्र, ये आपका अरुणाचल का क्षेत्र, और ये क्या है? ये आपका मिजोरम का क्षेत्र, और ये आपका त्रिपुरा का क्षेत्र, और ये आपका पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। 7 सिस्टर को भूल गए भाई, आपका ये क्या है? सिक्किम क्षेत्र। ये क्या है? इसको छोड़ दीजिए, आसाम। ठीक है, आसाम है, मेघालय है, और ये आपका पश्चिम बंगाल। इन क्षेत्रों में इस प्रकार से खेती की जाती है। ठीक है, और ये आपका मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, ये सारा क्षेत्र। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। पूरा 7 सिस्टर आपको एक क्लियर है। कोई समस्या हो तो फिर हम दोबारा से एक लेक्चर आपको भेज देंगे। इसके लिए पूरा 7 सिस्टम, पूरा भारत के जितने प्रदेश हैं आप हमेशा उनको कंठस्थ रखिए, क्योंकि जहाँ जहाँ भी आप भारतीय भूगोल पढ़ोगे उनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने आपको ये सब क्लियर करा दिया है। सबसे पहले चैप्टर में हमने इसी संबंधी बात करी थी। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। एक लेक्चर आपको मॉर्निंग में मिल गया था, तो आपका एग्ज़ाम भी जल्द ही नज़दीक आने वाले हैं, तो हम चाह रहे हैं जल्द से जल्द आपका कोर्स ख़त्म होना चाहिए, इसलिए हमने दूसरा लेक्चर भी आज आपको ये बना के दिया। ठीक है, मिलते हैं कल अगले लेक्चर में। धन्यवाद।